दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते अनेक दिनों से चली आ रही अनिश्चितता आज समाप्त हो गई। ज्यों ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक कल उद्धव सरकार के बहुमत का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के सदन में होगा, त्यों ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए न केवल अपने इस्तीफे की घोषणा की, अपितु विधान परिषद की सदस्यता छोड़कर यह ऐलान कर दिया कि अब वो शिवसेना भवन में पहले की तरह बैठेंगे। उन्होंने अपने भाषण में शरद पवार और सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया और इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे ने बच्चों की तरह पाला, उन्होंने बाला साहब के ही बेटे को धोखा दिया। बीते अनेक दिनों से इस बात को लेकर के ओहापोह था, क्या उद्धव सरकार बहुमत गंवा देने के बाद भी विधानसभा का सामना करेगी या पहले ही उद्धव इस्तीफा दे देंगे। तो जहाँ तक राजनीति के जानकार कहते हैं कि जो ही जब एकनाथ शिंदे ने विधायकों का दल लेकर के गुवाहाटी का रुख किया, उसी रात उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके थे, किंतु उन्हें एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार ने रोक दिया। यद्यपि उद्धव ने मुख्यमंत्री निवास खाली करके अपने निजी निवास में आने का निर्णय भी कर दिया था। बीते अनेक दिनों से दोनों पक्षों की तरफ से काफ़ी दावे प्रतिदावे हो रहे थे और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सारा वृतांत आप सबको पता है, किंतु इस समूचे मामले में उद्धव ठाकरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो ये थी कि जब वो इस बात को समझ चुके थे कि उनके पास बहुमत नहीं है और एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से उनकी सरकार को गिराने के लिए काफ़ी ठोस व्यूह रचना कर दी थी, तब बेहतर तो ये था कि उद्धव ठाकरे या तो खुद होकर के सदन की बैठक बुलाते और राज्यपाल से निवेदन करते कि वे अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपितु सदन की बैठक बुलाए जाने के राज्यपाल के निर्णय को रोकने के लिए भी शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ जैसी कि उम्मीद थी और जैसे कि संवैधानिक प्रावधान है और विशेष रूप से जो संसदीय प्रक्रिया है, उसके अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, भले ही वो शिवसेना या उसके समर्थकों को रास ना आए, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो अब सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में बजाय कल सदन का सत्र बुला करके वहाँ सरकार के बहुमत का फैसला कराने के उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का रास्ता चुना। मुझे लगता है कि एक चतुर राजनीतिक होने के नाते उन्हें चाहिए था कि वो सदन की बैठक होने देते, सदन में अपनी बात रखते, दोनों तरफ से उद्गार व्यक्त किए जाते और ऐसे अवसरों पर जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है उसके पास एक अवसर होता है अपने प्रदेश की जनता को संबोधित करके ये बताने का कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है और वो क्या क्या करना चाहते थे और किन राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले अपने इसी संस्करण में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया था कि जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरने जा रही थी और उन्हें पता था कि सरकार के बाद बहुमत नहीं है, किंतु उन्होंने एक बहुत दूरदर्शी राजनेता की तरह संसद भवन के भीतर बैठ कर के जिस तरह का ऐतिहासिक भाषण दिया और उसने अटल जी को अगले चुनाव में दोबारा बहुमत दिलाने में बहुत बड़ी मदद की। उद्धव ठाकरे के पास भी ये मौका था, किंतु यहाँ मुझे लगता है कि उनकी अनुभवहीनता उन्हें जो ये डूबी और वो शरद पवार के बनाए हुए जाल में फंसते चले गए और उसमें उनकी निरंतर छीछालेदर भी हुई, पार्टी भी टूटी और साथ साथ उनकी सरकार भी चली गई। यदि वो विधानसभा में एक अच्छा भाषण दे करके अपने इस्तीफे की घोषणा करते तो फिर वो एक तरह से राजनीति में उनको बहुत महत्व मिलता और उनके साथ एक जन सहानुभूति हो सकती थी, किंतु आज जब वो इस्तीफा दे करके निकले हैं तब वो एक पराजित खिलाड़ी के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। शिवसेना का जो अतीत है उसमें बाल ठाकरे ने कभी भी अपने अपने परिवार के लिए संसद, विधानसभा या मंत्रिपरिषद में कोई पद कभी नहीं चाहा, किंतु उद्धव ठाकरे ने उस परंपरा को तोड़ा। आज उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा देकर के जो कहा कि मैं कल से शिवसेना भवन में बैठूंगा, यदि वो मुख्यमंत्री बनने के बजाय पहले भी ये निर्णय देते और किसी और को मुख्यमंत्री शिवसेना के किसी वरिष्ठ नेता को बना देते तो मुझे लगता है कि आज भी वो बाल ठाकरे की हैसियत में होते। किंतु जैसा कहा जाता है कि उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपने पुत्र आदित्य को आगे करना चाह रहे थे, किंतु उसके लिए शरद पवार और कांग्रेस दोनों तैयार नहीं थे और मजबूरी में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद
स्वीकार करना पड़ा। और जिस प्रकार उन्होंने सरकार चलाई उसमें कभी भी वो मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में नज़र नहीं आए, हमेशा मजबूर ही रहे। और आज जब उन्होंने सरकार छोड़ने के पहले कुछ समय पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके 2 शहरों का नाम बदला। औरंगाबाद का नाम उन्होंने बदल करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया। उसके तत्काल बाद उनके एक मंत्री जो मुस्लिम मंत्री थे वो कैबिनेट की मीटिंग से उठ के चले आए। बाद में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अबू आज़मी, उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया कि उन्होंने हमसे वायदा किया था कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहेंगे, किंतु जाते जाते उन्होंने अपना पुराना रंग दिखा दिया। शिवसेना के ऊपर, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे के ऊपर एकनाथ शिंदे ने यही आरोप लगाया था कि वो हिंदुत्व के रास्ते से शिवसेना भटक रही है, उद्धव जी भटक रहे हैं। आज उन्होंने जाते जाते जिस तरह का ये निर्णय शहरों के नाम बदलने का लिया, उससे मुझे लगता है कि वो एक तरह से एक दिखावा करना चाहते थे कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। लेकिन ऐसा निर्णय अगर वो पहले करते तो फिर उनकी सरकार खतरे में पड़ जाती, क्योंकि उस समय एनसीपी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी या अन्य छोटे मोटे जो ऐसे दल हैं जो धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार हैं, वो शायद उनके इस निर्णय को पसंद नहीं करते। आज उन्होंने ये जाते जाते निर्णय लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसका राजनीतिक फ़ायदा उनको मिलेगा, बल्कि इसका फ़ायदा तो एकनाथ शिंदे को होगा, क्योंकि उन शहरों की जनता ये कहेगी कि एकनाथ शिंदे यदि दबाव नहीं डालते हिंदुत्व के प्रति तो फिर शायद उद्धव ठाकरे जी ये कदम नहीं उठाते। अब सवाल इस बात का है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बात सुनिश्चित है कि वहाँ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जैसी कि खबरें हैं उनकी एकनाथ शिंदे के साथ जो भी बात हुई है या जो समझौता हुआ है उसके तहत एकनाथ जो है वहाँ उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ बागी विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा, कुछ भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के पास काफ़ी बड़ा बहुमत सदन में हो गया है। लेकिन अब प्रश्न ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये जो तकरीबन 50 विधायकों का गुट आया है, ये भले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो, किंतु उनके साथ यदि सरकार चलाएगा तो 2 वर्ष बाद जब 2024 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के नए चुनाव होंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को किस तरह से समायोजित कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर एकनाथ शिंदे के गुट को किस तरह से बर्दाश्त करेगा, ये भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश की स्थिति है, यहाँ आए दिन हमें ये सुनने मिलता है कि जो सिंधिया गुट है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में टकराव होता रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं बनेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी यदि महत्वाकांक्षी न होते तो फिर वो इतना बड़ा कदम उद्धव ठाकरे के विरुद्ध शायद नहीं उठाते। लेकिन अब उन्होंने जो भी राजनीति की है फिलहाल तो उसमें सफल दिख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके वो किस तरह से अपनी राजनीति का आगे संचालन करेंगे। और जैसी कि एक और संभावना इस बीच सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और जो कि एक ज़माने में जिन्हें बाल ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था, क्या एकनाथ शिंदे का गुट उनके साथ मिलेगा? क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका कि अभी विधानसभा में एक विधायक है और आज देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बात करके उनका सहयोग भी मांगा था, क्या राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? ये हम सबको पता ही है कि लगातार 3 दशक तक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में गठबंधन को काफ़ी अच्छी तरह से चलाया, बीच बीच में सरकारें भी बनी। अब राज ठाकरे जो कि एक बहुत फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना में विभाजन करके राज ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करता है, या कल चुनाव आयोग से बात करके एकनाथ शिंदे किसी तरह से शिवसेना की पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का संगठन जो है अपने नाम करा देते हैं, तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और उद्धव ठाकरे जो है उनकी स्थिति ना इधर के रहे ना उधर के रहेगी, हो जाएगी। किंतु आज का दिन जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत ही उथल पुथल की समाप्ति का दिन है। और निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि भले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रहे, लेकिन ये बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति से जो ठाकरे युग है अब वो अवसान की ओर है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक राष्ट्रीय टीवी चैनल की एक उद्घोषिका ने कुछ समय पूर्व आदित्य ठाकरे को लेकर के जो तंज कस दिया था, जो ऑफ द एयर था, बाद में रिकॉर्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना करके शिवसेना के पतन का रास्ता तय कर दिया था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे का जो पुत्र मुँह है वो अंततः पार्टी को ले डूबा। पता नहीं उद्धव ठाकरे इस झटके से कितना उबर पाएंगे
और अपनी गलतियों से कितना सीखेंगे, और क्या आदित्य ठाकरे अपने दादाजी और अपने पिता की इस विरासत को सहेज पाएंगे। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा, क्योंकि अगले वर्ष 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं तो कांग्रेस जो एक भले ही एक जूनियर पार्टनर के रूप में थी, पर उसके हाथ से एक और राज्य की सत्ता सरक गई। राष्ट्रपति चुनाव पर भी इस परिणाम का बहुत ज़बरदस्त असर होगा और बड़ी जो द्रौपदी मुर्मू की जो लीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जहाँ तक सवाल इस बात का है शरद पवार का, तो मुझे लगता है कि शरद पवार भी एक तरह से अंतिम पारी खेल रहे हैं और उन्होंने राजनीति में जितना करना था कर दिया। इसके बाद अब उनकी भी एक विश्वसनीयता नहीं बनी है और शरद पवार इस देश की राजनीति में सबसे बड़े धोखेबाज राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु वसंतदादा पाटिल की सरकार जिस तरह से गिराई थी वो कोई भूला नहीं है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया था ये भी कोई भूला नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ भी जो हुआ है उसके पीछे, पर्दे के पीछे ही सही, किंतु शरद पवार भी कम दोषी नहीं है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार मित्रों।